नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 2 केमिस्ट्री का क्लास 10th का कर रहे थे। इस चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं जिसका हम आज पार्ट 4 करने वाले हैं, अम्ल भस्म तथा लवण का, जिसको इंग्लिश में एसिड बेस एंड साल्ट कहते हैं। इसमें हम लोग कवर कर रहे थे अम्ल के रासायनिक गुण, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि भस्म का रासायनिक गुण क्या होता है और अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला पॉइंट है धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। यहाँ पे बात आई धातुओं के ऑक्साइड, यानी समझते हैं धातु जो होते हैं अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिए, यानी कि अगर धातु के साथ ओ लगा हुआ है तो ये धातुओं का ऑक्साइड हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें MgO का तो ये भी धातुओं का ऑक्साइड हुआ। CaO का बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का धातुओं के ऑक्साइड हुआ। इसके अलावा हम ZnO का बात करें, ये सब धातुओं के ऑक्साइड है। तो ये सभी धातुओं के ऑक्साइड हो, मतलब वो अगर किसी धातु के साथ लगा हुआ होता है तो वो उसका ऑक्साइड होता है। तो ये सभी को हम धातुओं के ऑक्साइड कहते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ, रासायनिक गुण हुआ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि धातु को जो ऑक्साइड होता है मूलतः भास्मिक गुण वाले होते हैं, यानी कि भस्म के नेचर का होता है। जितने भी धातु के ऑक्साइड होता है भस्म के नेचर का होता है। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि अगर अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो किसका निर्माण होगा, लवण तथा जल का निर्माण होगा। जो कि पहला चैप्टर में भी हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में इसके बारे में जिक्र किया था और कई बार वीडियो बना है, उसमें भी इस चीज का मैंने जिक्र कर दिया है कि जब कोई भी एसिड को किसी भस्म के साथ बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। और इस पूरी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम चूंकि जानते हैं कि धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं भास्मिक नेचर के होते हैं, यानी कि उसमें क्षारीय वाला गुण पाया जाता है। तो अगर क्षारीय वाला गुण पाया जाता है तो अगर हम उसे किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो इसके किसका निर्माण होगा, लवण तथा जल का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब धातुओं के ऑक्साइड को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। रीजन सबसे बड़ा यही है कि सब धातु के जो ऑक्साइड होते हैं भस्म के नेचर के होते हैं, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड CuO को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन तैयार हुआ और साथ में क्या जल का निर्माण हुआ। एक तरह से लवण के रूप में ये होते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब धातुओं के ऑक्साइड को किसी भी एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो हमें देगा लवण तथा जल देगा, यानी कि उसके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे जिंक ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या देगा, हमें जिंक क्लोराइड देगा और साथ में जल देगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं धातु के ऑक्साइड जब एसिड से अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, धातु के ऑक्साइड लेकर किसी भी एसिड से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें लवण और जल ही देगा। तो हम स्वाभाविक है कि बोल सकते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रवृत्ति को होते हैं, भस्म वाला गुण उसमें पाया जाता है। तो आगे मेरा टॉपिक जो है अधातुओं के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। यहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आ ही जाता है क्वेश्चन कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है या ये अधातु के ऑक्साइड क्या होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 नंबर पक्का एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होता है या अधातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होता है। जैसा कि मैंने बताया कि धातु का जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी कि भस्म वाला गुण इसमें पाया जाता है। यही कारण है, यही रीजन है कि धातु के जो ऑक्साइड जो होता है अगर किसी एसिड के साथ उसको रिएक्शन करवाया जाता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं जितने भी अधातु होते हैं अगर किसी ऑक्सीजन के साथ है तो वो अधातु के ऑक्साइड हुए। तो अधातु के ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और इसके अलावा और भी बहुत सारे अधातु के ऑक्साइड है जो किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक अपोजिट, इसका अपोजिट, यानी धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अर्थात कि अधातुओं के ऑक्साइड में अम्ल वाला गुण पाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है, अधातुओं के ऑक्साइड है। यह अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। जब हम इसे किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जैसा कि मैंने लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रकार का भस्म है, तो इस अधातुओं के ऑक्साइड को जब इस भस्म के साथ रिएक्शन करवाया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि इसका दूधिया अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में जल का निर्माण होता है।
तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति का होते हैं और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं भस्मीय यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर हम समझिए इससे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे, हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम समझ लेते हैं कि अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर ऑफ एसिड एंड बेस, मानी कि जब अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। अगर हम भस्म को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, यानी उसके जल के साथ इसका क्या बिहेवियर है, जल के साथ इसका क्या नेचर है। जैसा कि मैंने देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाएगा तो H3O प्लस Cl माइनस प्लस उष्मा का निर्माण हुआ, यानी H3O प्लस, इससे पहले भी H3O क्या है, H3O प्लस क्या है इसका मैंने जिक्र कर दिया है। इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है। तो चूंकि ये हाइड्रोजन जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, काफी ज्वलनशील होता है, तो इसको जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो H3O का निर्माण करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो समझना नहीं, हमें ये समझना है कि अम्ल तथा भस्म को जल के साथ क्या बिहेवियर, जल के साथ क्या नेचर रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी अम्ल या भस्म जब जल से अभिक्रिया करता है तो उष्मा का उत्पादन करता है। इसके फलस्वरूप ये हमें पता चलता है कि सब अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कि अम्ल है और H2O जल है, तो इस अम्ल को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाए तो H3O प्लस का निर्माण हुआ, Cl माइनस साथ में क्या प्रदान कर रहा है, हमें उष्मा का उत्पादन हो रहा है। तो इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोला जा सकता है, जिसके बारे पहला चैप्टर में भी पढ़ना था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया या जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएगा तो Na प्लस OH माइनस आयन प्रदान किया। तो हम इसके साथ में क्या प्रदान कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उष्मा का उत्पादन हो रहा है। तो हम आखिर समझ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जब जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो उष्मा का उत्पादन होता है, और एसिड भी जब जल से अभिक्रिया करता है तो उष्मा का उत्पादन होता है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि धातु नहीं, अम्ल और भस्म को जब जल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो दोनों ही स्थिति में उष्मा का उत्पादन होता है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिया था भस्म, यहाँ मैंने लिया था अम्ल, चाहे कोई भी अम्ल हो सकता है और कोई भी भस्म होता है। जब इसको वाटर से अभिक्रिया करवाया जाएगा, जल से अभिक्रिया करवाया जाएगा तो हमें उष्मा का इसमें उत्पादन होता है, उष्मा का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोला जा सकता है। तो हम अब जान लेते हैं अम्ल भस्म की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल का कितना पावर होता है भस्म के। मतलब इसके आधार पर अम्ल को ना दो भागों में बांटा गया है। अम्ल के प्रकार जिसे टाइप्स ऑफ एसिड, जिसमें हम पहला जानेंगे कि प्रबल अम्ल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और दूसरा हमारा हो जाएगा दुर्बल, वीक एसिड। अम्ल के प्रकार, क्योंकि अम्ल कई तरह का होता है लेकिन उसके पावर या हाइड्रोजन कितनी मात्रा जल में घुली हुई है उसके आधार पर कहा जाए तो अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होता है। प्रबल अम्ल जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और दूसरा दुर्बल अम्ल जिसको इंग्लिश में वीक एसिड कहते हैं, कमजोर। प्रबल का दूसरा नाम सबल भी होता है। जैसे कि अम्ल को ऐसे कहा जाता है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड तो कहा ही जाता है, दूसरे लैंग्वेज में अम्ल को तेजाब भी कहा जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं, तो कोई ज्यादा पावरफुल होता है तो कोई कम पावरफुल होता है, कोई कम खतरनाक होता है, कोई ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे हमें कोई व्यक्ति मतलब एक फैट मारेगा तो चोट नहीं लगेगा। अगर WWE वाला व्यक्ति अगर हमें फैट मारता है तो उसके जगह हम सोच सकते हैं कि उसके ये दोनों में काफी मतलब डिफरेंट है, मतलब कोई ज्यादा पावरफुल है तो कोई कम पावरफुल है। तो उसके हिसाब से हम लोग को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रबल अम्ल जिसको सबल अम्ल भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और दूसरा आपका हो गया दुर्बल अम्ल जिसको इंग्लिश में वीक एसिड कहते हैं। तो प्रबल अम्ल होता क्या है, तो वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर माने पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। बिल्कुल ही आसान है और एग्जाम में आता ही है। इसका एग्जाम्पल जरूर इंपॉर्टेंट, काफी दोनों का इंपॉर्टेंट है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए। तो प्रबल अम्ल समझ सकते हैं कि वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर कहने का मतलब जल में पूरी तरह से घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। इससे पहले भी इस बात का चर्चा हो चुका है कि आर्हेनियस जी ने बताए थे कि जब भी कोई भी एसिड को अगर हम जल में घुलाते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। लेकिन कोई जल में अंशतः घुलता है, कोई पूर्णतः माने कोई पूरी तरह से, कोई कम मात्रा में, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रकार है। तो
तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, जो कि प्रबल अम्ल है। इसके अलावा हम देख सकते हैं HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और आपका एक और है जो कि काफी खतरनाक माना जाता है, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। ये सभी अम्ल प्रबल अम्ल माने जाते हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना डेफिनेटली है और एग्जाम में आता ही है। ये काफी इंपोर्टेंट माना जाता है बोर्ड मॉडल यानी कि बोर्ड की दृष्टि से। यानी कि HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और ये सभी अम्ल जो होते हैं प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी अम्ल जो होता है जल में पूर्णतः घुल जाता है, इसका पूर्णतः आयनित हो जाता है और इसका आयन होने के फलस्वरूप ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल, जिसको इंग्लिश में वीक एसिड कहते हैं। ये होता क्या है? तो वैसे अम्ल जो जल में लगभग अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो उसे हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। इससे कमजोर होता है। दुर्बल मतलब दुर्बल का होता है कि घटिया, सबसे कमजोर टाइप का, माने जो काफी कमजोर होता है उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसे अम्ल जो जल में अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो तो वैसे अम्लों को हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे कि बात किया जाए CH3COOH का, CH3COOH एक ऐसा अम्ल होगा तो दुर्बल अम्ल होगा, जो कि ये एसिटिक अम्ल जो कि किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, उसका ये सूत्र है। ये सभी काफी कमजोर माने जाते हैं, इसलिए इसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसके अलावा और भी H3BO3 जिसको बोरिक अम्ल कहा जाता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, 2-3 एग्जाम्पल मायने रखता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट होता है बोर्ड की दृष्टि से। तो हम याद कर सकते हैं इस तरीके से कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। आप लोग बस उदास नहीं होइए, मायूस नहीं होइए, हम आपके साथ रेगुलर बने रहेंगे। थोड़ा मेरा तबीयत कुछ खराब था और मेरा कुछ एग्जाम चला, जिसकी वजह से आपको रेगुलर मैं नहीं मिल पाता हूं। अब कुछ ही दिनों के अंदर आपको रेगुलर हर एक वीडियो मिलेगा और जल्द ही लाइव आने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कौन कौन व्यक्ति लाइव से जुड़ना चाहते हैं। उससे मैंने एक बात है, मैं उससे बोलना चाहता हूँ कि मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं था। जिंदगी में कभी भी किसी भी व्यक्ति को मायूस नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। आप जिंदगी में वो सब चीज कर सकते हैं जिसने आज तक कोई सोचा नहीं है। आप बस उसके प्रति आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन।